नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं अंशुमन तिवारी जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हैं। सर, वेलकम है आपका। धन्यवाद। आज का हमारा जो विषय है वो है महंगाई पर। पेट्रोल डीजल के दाम, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, बीते कुछ समय से बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल थोड़े स्थिर भले ही हों, पर वो बढ़े हुए ही हैं। और ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, चाहे वो रसोई गैस हो या फिर कोई और चीज़, पर आंकड़ों पर उनका असर शायद इतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सब आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। तो शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस कदर बढ़ रहे हैं, उसका असर आंकड़ों पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है रोहित, पिछले कई सालों में जब हम महंगाई महसूस कर रहे हैं और सरकारी आंकड़े में महंगाई दिख नहीं रही है। हर व्यक्ति महंगाई महसूस कर रहा है। जैसे लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ है, हर चीज़ की कीमत बढ़ने की, और पेट्रोल डीजल की कीमतें, एलपीजी की कीमतें तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। और उसके बाद भी बाकी सारी चीज़ों पर जो असर दिखाई दे रहा है वो लग रहा है, और सबको महसूस हो रहा है कि उसकी जीवन जीने की लागत है, उसका खर्चा बढ़ा है, लेकिन महंगाई नहीं दिख रही। और यही आंकड़ों का पेच है कि कई बार आंकड़ा आपसे से छुपाता ज़्यादा है, बताता कम। ऐसा क्यों हो रहा है समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आंकड़ों में फिर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है। इसमें दो बड़ी वजह है। महंगाई के आंकड़े में बेस इफेक्ट का असर है, यानी पिछले साल इस समय जब महंगाई की दर ऊंची थी, तो इस बार महंगाई की दर कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार की दर इस महीने में ऊंची थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो महंगाई का सूचकांक है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के, अलग अलग सर्विसेज के का अपना वेटेज है, जिसको कि अंग्रेजी में भारांश कहते हैं। वो वेटेज फूड प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा है, 48% के आसपास का वेटेज है उस इंडेक्स में। जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में हमने देखा कि जब आपूर्तियाँ सामान्य हुई, तो फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें, सब्जियों की, फलों की कीमतें नीचे आई, सरकारी पैमाने में, आम लोगों के लिए नहीं, सरकारी पैमाने में वो नीचे आई। इसलिए महंगाई के दर में कमी दिखाई दी। जबकि जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, या और सर्विसेज की कीमतें बढ़ी हैं, उनका वजन महंगाई के नापने का जो पैमाना है उसमें बहुत कम है, इसलिए वो महंगाई इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और इसके बावजूद तभी ये वजह है कि रिजर्व बैंक बार बार महंगाई के इस आंकड़े के बाद भी ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मान रहा है कि महंगाई के भीतर कई महंगाई होती है, महंगाई में छिपी हुई महंगाई होती है। एक महंगाई, टॉप महंगाई आपको दिखती है, फिर उसके भीतर एक कोर इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहाँ पर आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को, जो सीजनलिटी से प्रभावित होती है, उन्हें बाहर निकालकर आप बाकी चीज़ों को देखते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन ने बढ़ना शुरू किया है, वो उससे दिखाई दे रहा है। उसके भीतर भी रूरल महंगाई और अर्बन महंगाई होती है। नगर में महंगाई अलग तरह से महसूस की जाती है और गांव में अलग तरह से महसूस की जाती है। तो जो ताजे आंकड़े आए उसमें शहरों की महंगाई में बहुत तेज उछाल दिखाई दिया है, जबकि गांव की महंगाई में कमी है, जो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन का संकेत है, यानी किसानों को उनके फसल की सही कीमत गांव में शायद नहीं मिल पा रही है। फिर इसके बाद इसमें राज्यों के आधार पर महंगाई है, अलग अलग राज्य की अलग अलग महंगाई, और उसमें बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे राज्यों में महंगाई 7%, 8% से ऊपर है, बहुत सारे राज्यों में कम है। तो ये पूरा आंकड़ा पूरी सच तस्वीर पेश नहीं करता है, पर प्रत्यक्ष रूप से दो बड़ी वजह हैं। एक तो बेस इफेक्ट है, क्योंकि जो पिछले साल ऊंचा था वो इस साल नीचे दिखाई दे रहा है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो महंगाई का सूचकांक है उसमें खाद्य उत्पादों का भार ज़्यादा है, और उनकी कीमतें घटी, इसलिए आपको महंगाई घटती दिखाई दे रही है, और महंगाई आपकी जेब को बढ़ती महसूस हो रही है। अच्छा सर, जैसे ठीक है, पेट्रोल डीजल आमतौर पर देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि रसोई गैस सिलेंडर भी दिख रहा है, पर और कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं और उन पर असर देखने को मिल रहा है और लोगों पे इफेक्ट? पेट्रोल डीजल पर हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। एक ही असर में समझ लें कि पेट्रोल डीजल भारत की हर चीज़ की कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होता है, हर चीज़, हर सर्विसेज की, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि दो वजह से। एक तो एनर्जी सबकी कॉस्ट का हिस्सा है, हर बिजनेस की कॉस्ट का हिस्सा है, प्लस उसके साथ जो लॉजिस्टिक्स में या भाड़ों में जो बढ़ोतरी होती है वो भी सबकी कॉस्ट का हिस्सा है सामान मंगाने के लिए। तो जैसे 16 रुपये की कीमत बढ़ी पेट्रोल डीजल की एक महीने में, उससे 12 से 15% भाड़े महंगे हुए, और उन भाड़ों का, उन फ्रेट का जो असर वो सारी चीज़ों पर दिखाई दिया। तो एक तो ये ईंधन की महंगाई, और इसके साथ और भी अन्य चीज़ें जो पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई होती हैं जिनका जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती है, उनकी कीमतें बढ़ी। इसके अलावा 3 और बड़े कैटेगरीज हैं जिनमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी आई है, जो हमें महंगाई के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। पहली चीज़ तो बेस मेटल्स हैं, धातुएं हैं, धातुओं की कीमतों में, कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। स्टील की कीमतें करीब 4-5 बार बढ़ चुकी हैं। तांबे की कीमत बढ़ी है, एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ी। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में अनोखा काम हुआ, जब मंदी थी, कारें नहीं बिक रही थी, तब भी कार कंपनियां कीमतें बढ़ा रही थी। 2-3 बार, कुछ कंपनियां 2-2, 3-3 बार कीमतें बढ़ा चुकी हैं, जो कि कारें बिक नहीं रही थी उसके बाद भी। तो जो कॉस्ट बढ़ी है वो मेटल्स की बढ़ी है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सारा इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है
जो आयात होता था उस पर सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी प्रतिस्पर्धा रोकने बचाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर। और कुछ सप्लाई लाइन ब्रेक थी क्योंकि कोविड के कारण कंटेनर नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ती दिखाई दी। इसके कारण मोबाइल महंगे हुए हैं, इसके कारण और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट महंगे हुए हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी महंगाई बढ़ी वो सर्विसेज की महंगाई बढ़ी, और वो महंगाई जो आपकी जेब को सबसे ज़्यादा चुभती है वो इस आंकड़े में दिखती नहीं है। जैसे कि मेडिकल सर्विसेज महंगी होगी, आपको जाकर महसूस कर सकते हैं कि डॉक्टर का पर्चा कोविड से पहले कितने का बनता था और कितने का बनता है। आप और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, कार रिपेयरिंग, कूरियर, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी महंगाई बढ़ी है, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और इसलिए हमको जब ये महंगाई का आंकड़ा आता है तो हमको एक अजीब किस्म की झुंझलाहट या चिढ़ होती है कि हमारी ज़िंदगी जीने की लागत तो हर तरह से बढ़ गई और आंकड़े में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि आंकड़ा उन सारी चीज़ों को कवर नहीं करता। और अभी हाल में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें भी ये बात चर्चा में आई थी उसके बाद कि भारत में महंगाई के आंकड़े को तब्दील करने की, बदलने की ज़रूरत है, ताकि उसमें कम से कम हमारी महंगाई का सही चेहरा तो दिखाई दे सके जो हम महसूस कर रहे हैं। यानी सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाने से आप पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हो रहा, उससे जुड़ी या आप तक पहुंचने वाली हर चीज़ पर वो असर देखने को मिलता है। हाँ, केवल पेट्रोल डीजल के कारण बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो महंगाई का एक चेहरा है। दूसरा चेहरा ये है कि कमोडिटीज़ की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ी है, क्योंकि मंदी के बाद उत्पादन कम हुए हैं, तो इसलिए एक तो सप्लाई साइड से कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी डिमांड के साइड से कीमतें भी बढ़ रही हैं क्योंकि नई डिमांड आना शुरू हुई है तो प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तीसरी चीज़ है कि सर्विसेज की महंगाई तो अपने आप बढ़ी है। सर्विसेज की महंगाई इसलिए बढ़ी कि सर्विस कंपनियों को जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ पिछले साल कोविड लॉकडाउन के दौरान, वो किसी न किसी तरह से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती है, सारी चीज़ें मिलकर एक खास किस्म की कॉस्ट बढ़ा देती हैं। तो भारत की ताज़ा महंगाई जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। महंगाई का एक हिस्सा होता है जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, सबके लिए फ़ायदा है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी कीमत बढ़ेगी, तो फ़ायदे का बंटवारा सब में होगा। पर जो दूसरी महंगाई होती है जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें लागत बढ़ती है, मांग नहीं बढ़ती, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हर आदमी, हर उद्योग, हर सेवा अपना घाटा भरने के लिए या कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण या ईंधन की लागत बढ़ने के कारण, इंपोर्ट ड्यूटी महंगी होने के कारण, जैसे ही बाजार खुले हैं, बिक्री शुरू हुई है, कॉस्ट बढ़ने के कारण हर चीज़ की कीमत बढ़ा रही है। इसलिए आप अगर कोई भी चीज़, दवाओं की कीमत देख लीजिए, सिर्फ 6 महीने 8 महीने के अंदर दवाओं की कीमत देख लीजिए तो आपको ये रिफ्लेक्ट होगा कि महंगी की कीमतें किस तरह से बढ़ रही। तो सर, अब इस समय जो स्थिति है उसे देखकर आने वाले वक्त में हम महंगाई को लेकर क्या सोच सकते हैं? क्या ये और बढ़ने की उम्मीद है या कुछ? यही दिलचस्प भ्रम आपको अगले महीनों में और ज़्यादा परेशान करेगा। जब आप उन महीनों में पहुंचेंगे, अब हम आज पिछले साल के मुकाबले वहाँ खड़े हुए हैं या पिछले साल हम इस तरह बैठे हुए नहीं होते। लॉकडाउन शुरू हो चुका था और हम उस तरफ बढ़ेंगे जब हमारे लॉकडाउन के घोर लॉकडाउन वाले महीने और आज इस साल की चीज़ों की तुलना की जाएगी। उस समय महंगाई की दर ऊँची थी क्योंकि सप्लाई नहीं थी, शॉर्टेजेस थी, चीज़ें नहीं बिक रही थी। तो अब अगले महीने जब आप महंगाई की दर देखेंगे तो आपको उसमें शायद और ज़्यादा कमी दिखाई देगी और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय का बेस इफेक्ट करेगा। उस समय सप्लाई नहीं थी तो कीमतें बढ़ी हुई थी और वास्तविकता में वो महंगाई ज़्यादा होगी। हाँ, महसूस करने वाली महंगाई जो हमारी ज़िंदगी पर असर करेगी, उसके बढ़ते जाने का खतरा पूरी तरह से। नंबर एक, हम लगातार बीच तक में चर्चा करते रहे कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। देखिए, कच्चे तेल की कीमत आज 71, जब वहाँ जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ब्रेंट $71 पर बैरल से ऊपर निकल गया। अभी चुनाव है, हमारे ऊपर राहत है, लेकिन ये जो 62 से और 70 तक का सफ़र किया है, जब हाँ लास्ट बार कीमत बढ़ी थी तब 63 के आसपास क्रूड की कीमत थी। उसके बाद से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत नहीं बढ़े। अब हम 63 से 71 पर आ गए हैं। अगले 1 महीने में, 2 महीने में ये जहाँ तक जाएगा वो चुनाव के बाद हमारे सर पर आएगा। तो वो सारी बढ़ोतरी एक मुश्त थोड़े हिस्सों में कटकर हमारे पास आएगी अगर सरकार टैक्स कम करने नहीं जा रही। फिलहाल टैक्स कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ है कि लागत में जो बढ़ोतरी है वो पास ऑन होना शुरू होगी। और होता क्या, महंगाई हमेशा, क्योंकि महंगाई का एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप महंगाई बढ़ाते हो तो हम भी बढ़ाते हैं। आपने अगर पेट्रोल डीजल की लागत बढ़ाई तो ट्रक वाले ने भाड़ा बढ़ाया, भाड़ा वाले ने भाड़ा बढ़ाया तो सामने वाले ने जो प्रोडक्ट था उस पर भाड़ा जोड़ दिया। तो वो जो कैस्केडिंग साइकिल होता है ना, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, हम उसमें घुस रहे हैं भीतर। अब वो सक्रिय तौर पर कैस्केड करता जाएगा, क्रमबद्ध रूप से बढ़ेगा। तो अगले कुछ महीनों में आप आंकड़े में महंगाई घटती देखेंगे, अपना खर्चा बढ़ता देखेंगे और अपनी जिंदगी पर महंगाई का असर और करीब से महसूस करते हुए देखेंगे। यानी अभी और चीज़ें महंगी होने की उम्मीद आप कर सकते हैं।
सर अब मेरा ये एक सवाल और है कि महंगाई का कर्ज से क्या रिश्ता है, क्या महंगाई उससे से कैसे कर्ज का लिया सीधा रिश्ता देखिए। रिजर्व बैंक गवर्नर बार बार, हमने आपसे शुरुआत में कहा कि रिजर्व बैंक गवर्नर महंगाई की दर को देखें तो ब्याज दर कम होनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं घटाई, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो महंगाई की पिक्चर दिख रही है वो बेस इफेक्ट के साथ है। कोर इन्फ्लेशन, जितने तरीके के महंगाई के परिवार की हमने आपसे चर्चा की, उतनी फैमिली है महंगाई की, जिसके हमने अलग अलग सदस्यों के बारे में आपको बताया, वो उनके बारे में रिजर्व बैंक गवर्नर से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो ये देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्याज दर में कमी नहीं की है। समस्या ये है कि कर्ज की दर और महंगाई की दर के बीच एक करीबी रिश्ता होता है। यदि महंगाई की दर बढ़ती है तो फिर कर्ज की दर भी बढ़ाना जरूरी, नहीं तो रिटर्न कम होता जाता है। तो अब रिजर्व बैंक दोहरी मुसीबत में है। रिजर्व बैंक को दिख रहा है महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से कर्ज की दर बढ़नी चाहिए, पर कर्ज की दर बढ़ते ही सरकार का क्या होगा? सरकार को तो 6% पे पैसा चाहिए, उनको तो अपने रेवेन्यू का 50% केवल ब्याज पर देना पड़ता है। तो अब आने वाले समय में महंगाई पर जो दबाव बनेगा, अभी 2-3-4 महीने तक रिजर्व बैंक को देखने वाली महंगाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिखने वाली महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक आने वाले समय में ब्याज दरें कम नहीं करेगा। बल्कि आज रिजर्व बैंक गवर्नर को यह कहना पड़ा कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो चिंता है बाजार में वो ये है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है, सरकार का आंकड़ा उसे छुपा रहा हो या तकनीकी तौर पर नहीं दिखा रहा हो, पर इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। तो बाजार को चिंता है कि क्या ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया ब्याज दरें कम होते हुए। तो आज रिजर्व बैंक गवर्नर को कहना पड़ा, उन्होंने एक अखबार को अपने इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल हम ब्याज दरें बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो दबाव है, रिजर्व बैंक ब्याज दर ना बढ़ाए पर बॉन्ड मार्केट थोड़ी छोड़ देगा। बॉन्ड मार्केट के 6% पे सरकार को पैसा देता था, वो 6.25% पे दे रहा। उसने तो अपने लिए रेट बढ़ा दिया, क्योंकि उसे मालूम है कि महंगा, उसे तो कम से कम इतना पैसा चाहिए ना, क्योंकि महंगाई से कम हो। तो ब्याज दरों और महंगाई का रिश्ता 2-3 महीने तक तो स्थिर रहेगा, लेकिन अगर कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, ब्याज या तो टैक्स रेट कम नहीं हुए या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नहीं घटी, तो हम लंबा समय नहीं देखेंगे। मई जून जून की स्थिति तक आते अगर महंगाई ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ी, तो फिर रिजर्व बैंक को ब्याज दरों को लेकर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि अभी रिजर्व बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। और ब्याज दरें बढ़ाना ऐसे मौके पर जब आपकी अर्थव्यवस्था मंदी से रिकवर कर रही हो, वैसे भी क्रेडिट के आफ्टेक 3-4% पे लोग कर्ज ले ही नहीं रहे हैं, ऊपर से ब्याज दर थोड़ी और बढ़ा दी जाएगी तो फिर तो ज़्यादा समस्या होगी। तो ये जो प्रबंधन है महंगाई का, आपकी जेब से लेकर सरकार की जेब तक और रिजर्व बैंक की जेब तक, ये बहुत ही पेचीदा स्थिति में पहुंच गया है। तो अगले 2-3 महीने 4 महीने हम लोग बार बार महंगाई पर चर्चा करेंगे, नई घटनाएं उसमें बदलती रहेंगी, इसको बताते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, ये इन सवालों से थोड़ा हटके है कि ठीक है, अगर आम जनता के लिए, अब क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं उस लिहाज से तो शायद उनको डरने की ज़रूरत है आने वाले समय, पर क्या भविष्य में उनके लिए हम कोई खुशी की ये चीज़ सोच सकते हैं कि सरकार के पास क्या कोई ऐसा हल है कि इसको कंट्रोल किया जा सके? डरना और जैसे शब्द का अर्थव्यवस्था में कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि डरने का कोई मतलब नहीं। ये वास्तविकता है, आपका शरीर है जैसे वैसे ही अर्थव्यवस्था की सेहत होती। कभी आपको जुकाम होता है, कभी सर्दी होती है, कभी बीमार होते हैं, कभी कोविड होता है, तो इकॉनमी भी ठीक उसी तरीके से बिहेव करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही कि घट रही कि नहीं। आपको ये नहीं हो कि अचानक आप मशीन पर खड़े और आप पता चले आप बीमार हो। आपको पता होना चाहिए कि आप ये ऐसा करोगे तो बीमार हो सकते हो। बस इतना ही इकॉनमी और हेल्थ में इतना ही रिश्ता है। तो लोगों को ये पता है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी, उन्हें पता होना चाहिए। और अगर पता होगा तो वो अपने खर्चे संतुलित करेंगे, अपने बजट्स मैनेज करने की कोशिश करेंगे। रही बात सरकार की, तो सरकार के हाथ में कीमतें कम करने के दिशा में कुछ है नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ समझना चाहिए। आपने अच्छा सवाल पूछा। कुछ महंगाई सरकार कंट्रोल कर सकती है, पर कुछ महंगाई सरकार कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। कौन सी महंगाई सरकार कंट्रोल कर सकती है? ठीक है, अगर आपके देश के अंदर स्टील की किल्लत है तो आप स्टील इंपोर्ट कर लीजिए, कीमतें गिर जाएंगी। प्याज की किल्लत है, प्याज इंपोर्ट कर लीजिए, प्याज की कीमतें गिर जाएंगी। स्टील कमी है तो स्टील कंपनी से कहिए वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे। पर जब सर्विसेज में महंगाई घुस जाती है ना, तो उसे आप डॉक्टर से कैसे कहोगे अपना पर्चा सस्ता कर दे। फार्मास्यूटिकल कंपनी से कैसे कहोगे अपनी कीमत घटा दे, क्योंकि उसने तो कॉस्ट को प्लस करके बनाई है। तो महंगाई पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कम करने में उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, बढ़ाने में उसका पूरा योगदान होता है। क्योंकि महंगाई बढ़ती टैक्स के कारण है, महंगाई बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण है। सरकारें महंगाई कम नहीं कर सकती, कम तो वो अपनी व्यवस्था के तहत होगी। अब जैसे 6 महीने साल भर के बाद कंपनियों की कॉस्ट कम हो, डिमांड आए, उनके नुकसान रिकवर हो जाए, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकदम कमोडिटी की कीमत टूट जाए, क्रूड की कीमत टूट जाए, तब उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा। तो तात्कालिक तौर पर सरकार महंगाई को कम करने की स्थिति में सिर्फ इतना ही कर सकती है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा दे। लेकिन पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर भी पिछले एक साल में 22 से 24 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ। टैक्स घटाने के बाद 4 रुपये कम होगा। लेकिन आप ये सोचो, टैक्स घटाने की चर्चा रोहित जिस दिन से शुरू हुई है थी, उस दिन 62 रुपये था।
क्रूड आज 71 रुपये हो गया। अगर 62 रुपये से 71 रुपये के बीच के घाटे की भरपाई के लिए भी टैक्स घटाया जाए तो टैक्स जमीन न्यूट्रलाइज हो गई, आप वहीं खड़े हो जाओगे। टैक्स घटने के बाद भी 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये पर लीटर के पेट्रोल की कीमत पर, तो एग्जैक्टली वो तुरंत होना चाहिए था, तो रोका जा सकता था, तब तक क्रूड की कीमत और आगे चली जाएगी। तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी निर्णायक कमी की संभावना नहीं, और इसलिए पहला मौका है जब सरकार ने चुनाव से पहले कीमतें घटाने की हिम्मत नहीं की। बढ़ोतरी तो रोक दी पर घटी नहीं। देखिए चुनाव आपके सामने, अब आगे क्या स्थिति बनती है पता नहीं। तो इसलिए अगर आप अपने जेब के बारे में ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि कीमतें बढ़ी हैं, वेतन घटे हैं, नौकरियों पर खतरा है, तो अपने पैरों को आप उसी सीमा में रखिए जिस सीमा में आपकी जेब है। तो आज की हमारी चर्चा से यही निकल कर आता है कि भैया आगे क्या होगा उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी स्थिति उतनी कंट्रोल में नहीं आने वाली है, लेकिन आपको अपने पैर जमा के रखने हैं, अपने आप को काबू में रखना है, जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। और बिस तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरीके की वीडियो आगे भी लगातार हम दिखाते रहेंगे।